हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी एग्जाम की। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, चैप्टर नंबर 13 और एनवायरमेंट। ओके, सो पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण में क्या क्या होता है, ये सब इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। और आप साथ में विद्या की हेल्प ले सकते हैं। और ये चैप्टर के अंदर से बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स का आता है बेटा ये। ठीक है, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, नोट्स बनाते चलने हैं। जैसा कि मैं हर एक चैप्टर में आपको बताती रहती हूँ कि आप पूरे लेक्चर के साथ जरूर करें कि आप नोट्स इंपॉर्टेंट बनाते रहें, ताकि लास्ट टाइम में आपको एग्जाम के टाइम पूरे चैप्टर दोबारा से रिवाइज करने की बेटा ना तो आपके पास टाइम होता है, ना इतना आपके पास कि पूरा लेक्चर आराम से बैठकर आप उसको देखें और फिर समझें। इतना बेटा बहुत मेजर टाइम आपके पास नहीं होता। तो कोशिश करनी है आप नोट्स बनाएं, ताकि सिर्फ उन नोट्स को, मेन नोट्स को आप रिवाइज कर लें और एग्जाम में आए आपके अच्छे मार्क्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। सो बेटा ये चैप्टर जो है जिसका नाम हमारा पर्यावरण है, तो पर्यावरण से ही आप क्या समझते हो? आपने सुना होगा कई बार, पर्यावरण ऐसा है वैसा है, पहले जैसा पर्यावरण नहीं है, अब बदल गया है। आपके घरों में, बाहर, टीवी पर, कहीं पर भी ऐसी चर्चा का विषय आप सुनते रहते होगे ना, कि पहले कितना स्वस्थ पर्यावरण होता था, अब कितना प्रदूषित हो गया है। तो ऐसी चीजें आप पर्यावरण में उनके समस्याओं से रिलेटेड, उनके विकास से रिलेटेड, विकासशील कैसे होते हैं, तो देशों के बारे में भी सुना होगा, क्योंकि पर्यावरण के आधार पर हम देशों की समस्याओं के आधार पर भी उनको डिवीजन कर देते हैं बेटा। कैसे कर देते हैं कि एक बोलते हैं विकसित देश है, विकसित देश मतलब हम बोलते हैं भाई वहाँ का पर्यावरण बेटा बहुत साफ है, बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो हम उसको विकसित की कैटेगरी में रख देते हैं। विकासशील जैसे कि हमारा देश है, अब विकासशील के अंदर कि हाँ धीरे धीरे उसके अंदर इंप्रूव हो रहा है, वो भी समझ रहे हैं कि पर्यावरण की उपयोगिता क्या होती है और पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, उसको बिल्कुल प्रदूषित होने से बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। सो इस सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ताकि नियमित रूप से हम उनका पालन करते रहें और पर्यावरण के एक जो महत्व है, जो उसकी डिफाइन है, उसको समझते रहें, अपना कार्यरत करते रहें आगे। सो यहाँ पर बेटा जो आपका टॉपिक है वो है 13.1, जिसके अंदर आप पारितंत्र की बात करोगे। पारितंत्र में इसके घटक क्या है, मीन्स पारितंत्र होता क्या है बेटा? पारितंत्र के अंदर मीन्स अपना जो आसपास जो भी चीजें देखते हो बेटा, वो पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र के अंदर देखिए, आपने सजीव चीजों को भी देखा होगा, आपने निर्जीव चीजों को भी देखा होगा। जब आप आसपास देखते हो प्रकृति को, तो आप यहाँ पर अलग अलग पौधे, जीव जंतु, पहाड़, सब चीजों को देखते हो। तो कुछ चीजें आपको सजीव और कुछ निर्जीव नजर आती हैं। सजीव चीजें कौन सी होती है बेटा? सजीव चीजें वो होती हैं जो सांस लेती हैं, बढ़ती हैं, ओके, जिसमें ग्रोथ होती है। और निर्जीव चीजें कौन सी होती हैं? तो जो चीजें आपकी जैसे नदी हो गए, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, सब चीजें हम निर्जीव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, वो वैसे ही हैं। तो यहाँ पर बेटा पौधे या फिर जंतु या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, तो उनमें अंदर से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और इसलिए उन पे प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं वो एक दूसरे से। और संतुलन बनाते हुए वो क्षेत्र के अलग अलग सभी जीव वातावरण में अजैव कारक के रूप में भी पारितंत्र को बनाते हैं। सो यहाँ पर बेटा जैव घटक और अजैव घटक, जैव घटक और अजैव घटक को भी हम सजीव और निर्जीव की कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। जैव घटक जो आपके सजीव के कैटेगरी में आते हैं, अजैव घटक जो निर्जीव की कैटेगरी में आते हैं। भौतिक कारक के रूप में हम देखते हैं, किसको देखते हैं बेटा? ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये सभी क्या हैं? अजैव घटक हैं, ये सभी अजैव हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल देकर भी आपको समझाया गया है। यदि आप बगीचे में जाएं तो बगीचे में आपको क्या दिखाई देता है? अलग अलग तरीके के पौधे नजर आते हैं, घास दिखाई देती है, वृक्ष हैं, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी, मीन्स आपको बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो ये पौधे, मेंढक, कीट, पक्षी, जंतु सब आपको नजर आ रहे हैं वहां पर। और ये सब के सब क्या करते हैं? सभी सजीव परस्पर अनंत क्रिया करते हैं बेटा। मीन्स इसकी वृद्धि होती है, जनन होती है, क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। और लेकिन परितंत्र के जो अजैव घटक होते हैं उनके द्वारा वो प्रभावित होते हैं। प्रभाव कौन डाल रहा है? जैव घटक डाल रहे हैं। प्रभावित कौन हो रहे हैं? अजैव घटक हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पर जो बगीचा है वो एक पारितंत्र है बेटा। बगीचे को आप पारितंत्र मान सकते हैं। और वहां पर वन, तालाब, झील, आपको पशु पक्षी सब नजर आ रहे, घास वास, तो ये सब चीजें आपके पारितंत्र के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो सभी बगीचा या खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र के रूप में आप मान सकते हैं। अब बेटा हम देखा होगा आपने, जीवन निर्वाह के आधार पर हम जीवों को उत्पादक के रूप में मानते हैं
उपभोक्ता के रूप में मानते हैं और अब घटक वर्गों में बांटा गया है। मीन्स जीवन निर्वाह में हमारे उत्पादक कौन हुए बेटा? जो प्रोडक्शन करते हैं, उपभोक्ता जो उनको उपभोग कर रहे हैं, और अब घटक जिनका इंपैक्ट पड़ रहा है। मीन्स अब घटक के रूप में हम अलग अलग बेस पर जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, हम अब घटक वर्गों में उसको डिवीजन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाता है, ठीक है। स्वनिर्वाह से ही पता चल रहा है कि खुद का निर्वाह करने वाला खुद के अपने बेस पर, अपने बलबूते पर निर्वाह करता है, अपने जीवन को यापन करता है। ऐसा क्या कहलाता है बेटा? स्वनिर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था। और यहाँ पर अलग अलग जीव सूर्य के प्रकाश द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा या फिर अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है बेटा? पेड़ पौधों का है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? खुद अपना खाना खुद ही तो बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ जिसमें शर्करा, चीनी या मंड निर्माण कर सकते हैं। सो सभी हरे पौधे बेटा नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण भी क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं कर सकते हैं, तो इसको हम उत्पादक की कैटेगरी में रखते हैं बेटा। ठीक है, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था उत्पादक, तो उत्पादक से समझ गए? सिर्फ एक वर्ड से आप समझो, स्वनिर्मित, ठीक है, जो सर्व निर्वाह कर सकता है, तो वैसा परितंत्र हमारा क्या कहलाता है? उत्पादक, जिसके अंदर आप पेड़ पौधों को एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। अब यहाँ एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे बेटा 13.1 में, जिसमें आपने एक जल जीवशाला या एक्वेरियम देखा होगा, ठीक है, एक्वेरियम। तो इसे बनाने का प्रयास करते हैं। उसमें जल जीवशाला में आपने क्या देखा उसको बनाते समय कि आप क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, बड़ा जार होना चाहिए, जल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और उनका खाना भी होना चाहिए, भोजन भी। तो ये सब चीजें आपने वहां पर रख ली हैं, ठीक है। सब चीजें होनी चाहिए आपके पास। अगर एक चीज की भी कमी तो वहां पर पारितंत्र जो आप बनाना चाह रहे हो जीवशाला वो नहीं बन पाएगी। अब आपने क्या करना बेटा? एक वायु पंप लेना है, ठीक है। वायु पंप द्वारा ऑक्सीजन जाएगी अंदर, ठीक है। वायु पंप द्वारा क्या जा रहा है? ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं और मछली का भोजन आप बाजार में उपलब्ध होता है वहां से ले सकते हैं। उसके बाद आप बेटा क्या करेंगे कि हम इसमें कुछ पौधे भी लगा देंगे ताकि उनको लगे कि हाँ बिल्कुल नेचुरल है सब चीजें। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाता है? स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर अब कैसे होता है? जल जीवशाला मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है, जो आपने अभी अभी बनाई। तो इसके अंदर हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि यदा कदा इसकी सफाई भी करते रहें। ऐसा नहीं है इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसकी साफ सफाई करें ही नहीं। जैसे तालाब होते हैं, झील होती है, हमें इनकी भी सफाई करनी चाहिए। और इनकी सफाई करने से हमारा आसपास का पर्यावरण होता है बेटा, वातावरण, वो हमेशा शुद्ध बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। सो ये बेटा जो सभी जीव हैं ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखिए उत्पादक बेटा ठीक है, उत्पादक की हमने बात की क्योंकि स्वनिर्वाह कर सकते हैं, पेड़ पौधे हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं और खुद ही खा लेते हैं, तो उनको तो किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो तो सूर्य पर डिपेंड है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर डिपेंड है और अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो इसलिए उनको क्या करते हैं? उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन ऐसे भी तो जीव हैं जो उत्पादक, ठीक है, जो ये खाना बनाने वाले जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से उन पर निर्भर रहते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? उपभोक्ता। क्या कहलाए? उपभोक्ता। और उपभोक्ता क्या होता है? मुख्यतः शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, सर्वहारी भी हो सकते हैं, परिजीव में भी बता सकते हैं इसको। सो उपभोक्ता कौन कहलाए? शाकाहारी मीन्स जो पेड़ पौधे, हम भी तो यही चीज करते हैं, हम पालक खा रहे हैं या फिर कोई भी सब्जी खाते हैं बेटा, दाल चावल कुछ भी, तो वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो हमें पेड़ पौधों से मिल रहा है, तो हम उपभोक्ता हो गए, हम उस चीज को लेते हैं, ठीक है, खा रहे हैं, घर पे तब मम्मी बनाती है फिर हम खा लेते हैं उसको, तो हम क्या कहलाए? शाकाहारी। ऐसे ही जीव जंतुओं को जो खाते हैं मार के काट के, ठीक है, मीट खाने वाले, तो उनको मांसाहारी बोला जाता है। तो ऐसे ही इस बेस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। अब इसमें बेटा इन वर्ग के उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं कि क्या उदाहरण है जिनको हम समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति की हम कल्पना करेंगे बेटा। सोच सकते हो आप, कल्पना कर सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो कि जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दे, ठीक है, आपने साफ नहीं किया, मछलियां ऐसे ही हैं, पौधे वैसे ही हैं और आपने छोड़ दिया, तो आपको क्या लगता है कि वो वैसे ही हरे भरे बने रहेंगे? ठीक है, मछलियां वैसे ही तंदुरुस्त रहेंगी? नहीं, कुछ टाइम बाद वो मरने लग जाएंगी। ओके, तो क्या होता है जब जीव मरता है? जीवाणु और कवक उसको सूक्ष्म जीव
मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं और सूक्ष्मदर्शी द्वारा अपमार्जक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं। अब ये देखो सारे बेटा आपने देखा कि जो मछलियां थी, कुछ भी था, वो मर गया, ठीक है, पानी भी धीरे धीरे सूख जाएगा, सफाई नहीं करोगे तो सब कुछ ऐसा ही। तो अब क्या होने वाला है, वो जो चीज है अब वो धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील होने लग जाएगी, ठीक है। जो वहां पर मछलियां थी धीरे धीरे सड़ गल होकर और धीरे धीरे जो मिट्टी का वहां पे कण होंगे उनमें ही अवशोषित होती चली जाएगी और मृत जीव बन जाएंगे। मृत जंतु और पौधों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, अपमार्जकों के ना रहने पर मृदा की प्राकृतिक पुनः क्या वैसी स्थिति बनी रहेगी, पौधों का क्या होने वाला है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है कि हम अपने पर्यावरण को कितना साफ सुथरा रखते हैं और कैसे वो एक कवक के रूप में, जीवाणु के रूप में, सूक्ष्म जीव के रूप में मृत जीव में के अवशेषों में बदल जाते हैं। सो एक्टिविटी की बेटा 13.2 क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि जल जीवशाला जो आपने बनाई थी उसको बनाते समय आपने क्या ध्यान रखा कि जलीय जीवों को साथ ना रखें और दूसरों को खा जाएं, अन्यथा क्या हुआ ऐसा। तो मिस यहाँ पर आपने समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि जो ये समूह बनाए हैं जिसमें जीव एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर हैं। आप देखो वो खाना आप डाल रहे थे, खाना खा रहे थे, पानी वहां पर था, ऑक्सीजन वहां पर था, सारी चीज आपने अवेलेबल कराई। तो जलीय जीव के नाम पर उसी क्रम में लिखना है कि कौन किसको खा रहा है। तो जो खाते हैं बेटा इसको एक श्रृंखला के रूप में स्थापना करना है। देखिए सब चीजें बेटा ऐसा नहीं होता, पौधे अपना खाना खुद बना रहे हैं लेकिन पौधों को भी तो कोई खा रहा है और जो पौधे खा रहे हैं उनको भी कोई खा रहा है। तो एक श्रृंखला तैयार हो जाती है बेटा, ये ठीक है, एक चेन रेडी हो जाती है कि कौन किसको खा रहा है। घास को कौन खा रहा है बेटा, बकरी खा रही है, हिरण खा रहा है, हिरण को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। तो ये क्या बन गई बेटा, एक प्रॉपर तरीके से श्रृंखला तैयार हो जाती है। सो यहाँ पर बेटा हम श्रृंखला के बारे में ही पढ़ने वाले हैं 13.1.1 के अंदर, जिसमें आहार श्रृंखला एवं जाल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर प्रकृति में आहार श्रृंखला वन में कैसे होती है, घास के मैदानों में और तालाब में। ये देखिए पूरी आहार श्रृंखला बनाई हुई है ABC, आप इन पार्ट्स में देख सकते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, पेड़ पौधे हरे, ये कैसे हैं, ये तो अपना खुद यापन करते हैं, खुद खाना बनाते हैं। अब इनको खाने वाला कौन है, इनको खाने वाला हिरण है, ठीक है, हिरण खा रहा है। और हिरण को खाने वाला कौन है बेटा, शेर, ओके, ये खा जा रहा है इसको। तो ये क्या हो गया, क्योंकि घास तो नहीं खाएगा ना, ये घास थोड़ा ना खाएगा, ये तो क्या खाता है, मीट खाता है। तो अब ये क्या, क्योंकि मांसाहारी है इसलिए ऐसा खाता है। अब ऐसे ही बेटा सारी श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देखोगे घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और फिर आपको यहाँ पर ईगल नजर आ रही है। नेक्स्ट में आपको इसी तरह से सारी श्रृंखला क्या दिखाई दे रही है कि सबका बेस पार्ट आपने अगर नोटिस किया हो तो सबके बेस पार्ट कौन है, पेड़ पौधे, घास फूस, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको खा रहे हैं दूसरे, और फिर उनको तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से हमारी आहार श्रृंखला तैयार होती है, एक जाल के रूप में तैयार हो जाती है जो एक बैलेंस पर्यावरण हमें प्रोवाइड कराती है। बैलेंस बन जाता है बेटा, अगर ये नहीं खाएंगे तो एक की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए किसी की भी संख्या ना बढ़े, तो ये बैलेंस रहना प्रकृति में बहुत जरूरी है। तो जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें एक दूसरे पर आहार करते हैं ये, और अलग अलग बेस पर जीवों की जो श्रृंखला है ये श्रृंखला का निर्माण करती रहती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण आपको क्या दिख रहा है कि कड़ी एक पोषी स्तर से बनती है और स्वपोषी है, इसमें उत्पादक भी है, प्रथम पोषी स्तर भी है, और इस बेस पर आप विषम पोषी उपभोक्ताओं के लिए क्या उपलब्ध होता है, शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है। तो इस श्रृंखला के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हो। तो ये स्रोत है बेटा अलग अलग खाना प्राप्त करने के, और खाना प्राप्त करते हैं तो इनसे इनको मिलती है ऊर्जा, ठीक है, अलग अलग कार्यों के लिए इनको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा प्रदान करती है चीजें। सो पर्यावरण के जो अलग अलग घटक हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है बेटा, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आश्रित होते हैं, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा से वो आश्रित होते हुए उसको कंटिन्यू वैसे ही अपनी ऊर्जा में चेंज करते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं, जबकि स्वपोषी उस ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ विषम पोषी और अपघटकों के लिए ही तैयार कर रहे हैं। ऊर्जा के स्रोत में बेटा हमने अलग अलग अध्याय में और चीजों में भी पढ़ा था कि ऊर्जा के रूप में, कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है बेटा,
चेंज होती है ना, एक रूप में थी पहले, पहले ऊर्जा किसके पास थी, पेड़ पौधों के पास थी, फिर वो ऊर्जा किसके पास गई, फिर हिरण के पास चली गई, और फिर उससे ऊर्जा का परिवर्तन कहां पर हो गया, शेर के अंदर हो गया। तो यहां पर ऊर्जा क्या हुआ बेटा, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा को अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास भी होता है। तो इसमें अलग अलग घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे, जिसमें हमने क्या पाया, अगर विस्तृत अध्ययन किया तो देख रहे हो ये पोषी स्तर बनाया गया बेटा, ये जो पिरामिड टाइप में आपने देख रहे हो ये पोषी स्तर तैयार हो गया है, जिसमें सबसे नीचे हमारे उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे बेटा, फिर हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। जैसे आपने श्रृंखला में देखा था, आहार श्रृंखला के अंदर सेम यहाँ पर हमारे एक पिरामिड के रूप में हमें श्रृंखला को समझाया गया है। अब यहाँ पर बेटा फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एक स्थलीय परितंत्र में एक परितंत्र तैयार हुआ है। स्थलीय परितंत्र है जिसमें हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा को परिवर्तित होता है। बेटा ये एग्जाम में ना काफी बार पूछा जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव बेस पर एक नंबर में 10% बच्चे लिख देते हैं कई बार, तो 1% ओनली 1% भाग याद रखेंगे, ठीक है, सौर ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का 1% भाग खाद्य ऊर्जा में को परिवर्तित होता है। सेकंड है बेटा, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, हरे पौधे प्राथमिक द्वारा, मिस हिरण समझ लो, ठीक है, अब पहले घास फिर हिरण, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा का रूप में ह्रास होता है, और कुछ मात्रा का उपयोग पाचन में, अलग अलग जैव कार्यों में, वृद्धि करने में, जनन करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। 10% यहां तक गया बेटा फर्स्ट उपभोक्ता तक, और इसको हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर क्या इतना जा रहा है बेटा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। पहले कितना था, 1%, फिर 10%, फिर 10%। इस तरह से ऊर्जा क्या हो रही है बेटा, रूपांतरित हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है, एक दूसरे में ट्रांसफर कर रही है। नेक्स्ट है बेटा, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता बेटा अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही उसको मिल पाती है, उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला के लिए 3 या 4 चरण की होती है, और इस हर एक चरण में ऊर्जा का ह्रास इतना होता है बेटा कि इससे जो चौथी पोषी स्तर तक पहुंचता है तो ऊर्जा की मात्रा वहां तक कम रह जाती है, ठीक है, कम रह जाती है, और जीवों की संख्या धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि जो निचला पोषी स्तर था उसमें जीवों की संख्या अधिक हो जाती है, और उत्पादन स्तर में संख्या सबसे ज्यादा होती है। जितने भी कीटनाशक है उनकी संख्या आपने देखा ना ज्यादा हो जाती है। तो वही यहाँ पर समझाया गया है कि निचला जो पोषी स्तर होता है उसमें जीवों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर उत्पादक स्तर पर यह संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बेटा, इसमें देखते हैं कि जो आहार श्रृंखला बनाई गई है, ठीक है, ये आहार श्रृंखला हमारी लंबाई पूरा दिखा रखा है ना, कैसे लंबाई है, जटिलता में काफी अंतर भी आपको दिखाई दे रहा है। सो हर एक जीव बेटा, हर एक जीव 2 या 2 से ज्यादा जीवों द्वारा खाया जाता है। हर एक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, ऐसा नहीं उसको एक ही खाता है, ज्यादा। तो मिस यहाँ पर क्या हुआ, जीवों के लिए वो आहार बनते हैं, और ये जो आहार श्रृंखला बनाई जाती है ये जीवों के मध्य क्या करती है, आहार संबंध दिखाती है बेटा, ठीक है, ये आहार संबंध दिखाते हुए शाखा तैयार करती है, और शाखा में श्रृंखलाओं के आधार पर एक जाल का निर्माण करती है, जिसको बोला जाता है बेटा आहार जाल। इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा क्या तैयार हो गया है, आहार जाल, जो आपको फोटो में पिक्चर में नजर आ रहा है, इस चित्र के अंदर देखेंगे ना 13.3 के अंदर, ये आहार जाल कहलाता है बेटा। और इसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, ऊर्जा का तो प्रवाह होगा ही, क्योंकि मैम एक को 2 खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, तीसरे को चौथा खा रहा है, और कई कई जीव ऐसे हैं वो 2 को भी खा रहे हैं, 3 को भी खा रहे हैं। तो इसका मतलब वहां पर वो मांसाहारी होते हुए स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो पोषी स्तरों पर अलग क्रमिक स्थानांतरित होता रहता है, क्रम के अनुसार उनका बदलाव होता रहता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है, और यह हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा जो होती है उसका भी धीरे धीरे ह्रास होता रहता है।
सो यहाँ पर भी देख सकते हैं बेटा, जिसके अंदर 13.4 में एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र आपको दिखाया गया है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पौधे भी कहाँ से खाना बनाएंगे बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेस क्या है, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। देन ऊपर जाएंगे तो उत्पादक सारे पेड़ पौधे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर शाकाहारी जो हम लोग होते हैं ज्यादातर, ठीक है, शाकाहारी होते हैं। तो फिर उसके बाद मांसाहारी, बकरी वगैरह भी शाकाहारी होती हैं, ओके, मांसाहारी। और फिर सबसे ऊपर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाते हैं, शीर्ष मांसाहारी, ओके। तो ये क्या दिखाया बेटा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। अब आहार श्रृंखला बेटा, इसका एक दूसरा आयाम क्या है, इसका दूसरा आयाम ये भी है कि हम जब जानकारी लेते हैं और उन जानकारी के बिना ही कुछ ऐसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं, हानिकारक रासायनिक पदार्थ आ जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, तो वो जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। मीन्स यहाँ पर समझाया गया है कि अगर वो प्रविष्ट कर गए तो हम किस तरह से उसको फेस करेंगे, क्योंकि देखो अलग अलग फसलों के रोग होते हैं बेटा, ठीक है। पीड़कों से बचाने के लिए उसमें कहीं ना कहीं पीड़कनाशक भी डाले जाते हैं, रसायन डाले जाते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी इससे कम हो रही है, रासायन बहकर क्या करते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, जल स्रोतों में चले जाते हैं, और जब हम उनको इंटेक करते हैं तो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो यही होता है। तो इसमें पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ उनका अवशोषण होता रहता है, और जलाशयों से अलग अलग स्तर पर जो जलीय पौधे होते हैं, जलाशय में आपने भी देखा होगा, जल में रहने वाले पौधे भी तो हैं, उनसे भी तो हम ले रहे हैं बेटा खाने पीने का, खा पी रहे हैं, उसमें कुछ हमारे जंतु भी होते हैं, मांसाहारी लोग उनको भी खाते हैं। तो यहाँ पर आहार श्रृंखला जैसे जैसे प्रवेश करते हैं तो आप देखते होंगे कि हम अलग अलग स्तर पर, पोषित स्तर पर उनको संग्रहित करते हुए देखते हैं, और आहार श्रृंखला के बेस पर मानव जो है वो सबसे शीर्ष स्तर पर है, ठीक है, सबसे ऊपर है, जिसमें ये मात्रा अगर आ भी जाती है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, ओके। सो यहाँ पर हम मेन बात क्या कर रहे हैं बेटा, कि हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में अगर संचित हो जाते हैं तो इसको जैव आवर्धन कहते हैं बेटा। जैव आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना इसको भी, जैव आवर्धन किसे कहते हैं। सो हमारा जो खाद्यान्न होता है, हम खाते पीते हैं, लाइक हम गेहूं खा रहे हैं, चावल, सब्जी, फल, फ्रूट, मांस, मच्छी, कुछ भी खाते हैं बेटा, तो इनके अंदर जो पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न पदार्थ में उपस्थित होते हैं, जिसको हम कहते हैं हमेशा धोकर साफ करके तभी हमको खाना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। अगर हम ऐसे खाएंगे तो कीटनाशक ज़्यादा अंदर चले जाएंगे और वो हमें एक भारी मात्रा में क्षति भी पहुंचा सकते हैं। अब क्रियाकलाप देख लेते हैं बेटा 13.3, जिसके अंदर हमें बताया गया है क्या एक्टिविटी करनी है आपको। समाचार पत्रों में तैयार जो खाद्य सामग्री होती है, भोज्य पदार्थ होते हैं, उसमें पीड़क रसायन की मात्रा कितनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। समाचार पत्रों में छपती रहती हैं वो चीज़ें, और साथ में आप उन पदार्थों पर रोक लगा दी है कि नहीं लगाई, क्या अभी भी आप इनटेक कर रहे हो, तो ये चीज़ें देखनी है। साथ में इस पर विचार करना है कि जो खाद्य पदार्थों में पीड़क नाशक होते हैं बेटा, उनका स्रोत क्या है, और ये पीड़कनाशी क्यों इतना डालने ज़रूरी हैं, क्या हमारे शरीर को एक भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर वो चले भी जाते हैं तो उसका क्या क्षति हो सकती है हमारे शरीर को, और किन उपाय द्वारा शरीर में जो पीड़कनाशियों को मात्रा कम की जा सकती है उस पर भी आप चर्चा करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, प्रश्न इसी बेस पर पूछे गए हैं कि पोषित स्तर होता क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण भी लेना है और अलग अलग पोषित स्तर को बताना है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, पारितंत्र में अपमार्जकों की बात की जाए तो उनकी क्या भूमिका होती है। पारितंत्रों में अपमार्जकों की भूमिका के बारे में चर्चा करनी है और इनके आंसर आपने देने हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 13.2, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। क्रियाकलाप क्या होते हैं बेटा, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमारे पर्यावरण पर, हमारे आसपास के वातावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ता है उस एक्टिविटीज के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। पर्यावरण में बेटा अपने बहुत सारे चेंजेस देखने को लगे होंगे, ठीक है। पहले जैसा तो पर्यावरण नहीं रहा, आपने दादी मम्मी सबसे सुना होगा कि पहले पर्यावरण कैसा था, अब कैसा प्रभावित होकर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटीज हैं बेटा, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, वो ही तो प्रभाव डाल रहे हैं उनके ऊपर, तभी तो हमारे पर्यावरण में चेंजेस देखने को मिले हैं।
ये जो पर्यावरण है बेटा, इनसे संबंधित हम दो विषयों पर, जो एक मेन समस्याएं आप बोल सकते हो, दो समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा होता है बेटा ओजोन परत का अपक्षय क्यों हुआ, और फिर अपशिष्ट निपटान क्या किया जाए। तो ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 13.2.1 से बेटा। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है, ओजोन परत क्यों यहाँ पर बेटा खराब हो रही है, क्यों अपक्षयित हो रही है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। ओजोन क्या है बेटा, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। देखिए ओजोन के अंदर कितने बेटा, O3, 2 ऑक्सीजन दे रही है हमें, और आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर 3 परमाणु से बनते हैं। अगर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को आप इकट्ठे करो, ठीक है, तो कितने O3 बन जाएगा, इसका मतलब ओजोन बनेगी। तो हम ऑक्सीजन के लिए हमारी जो ओजोन परत की इंपॉर्टेंस हमें साफ दिखाई देती है। मींस यहाँ पर अणु में 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। एक अणु में कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, 2 परमाणु होते हैं। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन तो सबके लिए जरूरी है। तो अगर हम ओजोन ही हमारे लिए विष बन जाए तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर खतरे में पड़ जाएगी बेटा, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर प्रॉपर तरीके से खतरे में पड़ी तो जीव जंतु हमारा तो यहाँ पर जीवन यापन ही संभव नहीं है, तो सब चीजें प्रकृति खत्म। तो ओजोन में अगर बेटा किसी भी तरह से छेद होते हैं या किसी तरह अपक्षयित होती है, तो वहां से जो निकलने वाली सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है बेटा, वो सीधा पृथ्वी पर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे रक्षा कौन कर रहा है बेटा, बीच में कवच का काम कौन कर रहा है, ओजोन परत कर रही है। परत के नाम से ही पता चल रहा है, ओजोन एक लेयर है जो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। और पराबैंगनी किरणें कहाँ से निकलती है बेटा, सूर्य से निकलती हैं, और वो सीधा अगर आ जाएंगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी हानिकारक होंगी और वो विकिरण जीवों पर असर डालेंगी। पराबैंगनी किरणें हमारे लिए अच्छी नहीं होती बेटा, काफी हार्मफुल होती है, और इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताइए बेटा, यहाँ पर कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो सीधा आएगी तो स्किन की रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, मानव के अंदर भी और साथ में पशु और जीवों के अंदर भी। अब वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी की बात की जाए बेटा, पराबैंगनी जो किरणें हैं उसको यूवी रेज बोलते हैं, ठीक है, यूवी रेज, यूवी विकिरण भी बोलते हैं। उनके प्रभाव से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 मतलब अणुओं से ओजोन बनती है। अब किससे बनती है, पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं के ओजोन से बनती है। और यहाँ पर उच्च ऊर्जा की बात की जाए तो उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी जो किरणें हैं बेटा, विकिरण है, वो ऑक्सीजन के अणु O2 को विघटित कर क्या कर देती है, स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनते हैं। और इस तरह से अगर वो स्वतंत्र ऑक्सीजन के परमाणु बनाएगी तो ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर क्या बनाते हैं बेटा, ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दिया गया है। कैसे बनाते हैं देख रहे हो आप, O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन है हमारी, पराबैंगनी यूवी रेज है, यहाँ पर आपके देख रहे हो कि O प्लस O2 यहाँ पर दोनों को ऐड हुए, ठीक है, दोनों अणु ऐड हो गए हैं, और यहाँ पर ओजोन तैयार हो गई है O3। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि O के 2 अणु मिले और O3 यहाँ पर हमारी ओजोन लेयर हमें ओजोन के विकिरण के थ्रू जो पराबैंगनी विकिरण है वो हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में बेटा तीव्रता से गिरावट ही आई है। मीन्स 1980 से पहले ओजोन की परत जो थी बेटा, लेयर थी, वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। धीरे धीरे उसकी जो तीव्रता है उसमें गिरावट आने लग गई। तो ये क्यों हुआ ऐसा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFCS, जिसमें मानव संश्लेषित रसायन में इसका मुख्य कारक माना गया है। क्यों हुआ ऐसा बेटा, जिसकी वजह से ओजोन की मात्रा में गिरावट आई है 1980 के बाद। तो आप याद रखेंगे कि क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों की वजह से इसको एक कारण माना जाता है, जिसका उपयोग कहां पर करते हैं बेटा, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, फ्रीज ठंडा हो रहा है ना, उसी की वजह से हो रहा है। अग्निशमन में इनका यूज किया जाता है। और 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेटा, इसका उत्पादन को
1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। जितनी जरूरत है उसी हिसाब से इसको यूज किया जाए, बढ़ाया ना जाए। तो दुनिया भर में सभी विनिर्माण कंपनियों ने CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू कर दिया। मीन्स यहाँ पर CFC का भी यूज नहीं किया गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कम कर दिया गया। क्रियाकलाप देखते हैं बेटा 13.4 के अंदर, जिसमें आपको क्या करना है, पुस्तकालय, इंटरनेट और समाचार पत्रों में पता लगाना है कि कौन कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं। फिर आपको एक क्रियाकलाप ये भी करना है कि पता लगाना है कि इन पदार्थों के उत्पादन और उत्सर्जन के नियमन संबंधी कानून ओजोन क्षरण कम करने के लिए कितने सफल रहे हैं। क्या हमने कुछ वर्षों में ओजोन क्षेत्र के आधार पर कुछ परिवर्तन देखा है, क्या इसमें सुधार आया है ओजोन परत में, तो ये भी आपने सर्च करके बेटा खुद से एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा 15.2.2, जिसके अंदर है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अलग अलग दैनिक गतिविधियों से रिलेटेड हम अपने पदार्थ को उत्पादित करते हैं, जिन्हें फेंक भी देते हैं। कचरे से ही पता चल रहा है कि जो हमारे लिए यूज नहीं होती, यूजफुल चीजें नहीं होती है, हम उनको कचरा ही तो मानते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और हम उनको फेंक देते हैं। तो अब फेंक तो दिया, लेकिन उनका होता क्या है। सो अब ये समझना है हमें कि प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जैव प्रक्रम वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमारे द्वारा जो खाए गए भोजन का पाचन है बेटा, हमने खाया, भोजन का पाचन हुआ, वो विभिन्न एंजाइम द्वारा किया जाता है। अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, वो उनको करते हैं पाचन। सो बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही एंजाइम पौधे के अलग अलग सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा वो विशिष्ट होता है। हर एक एंजाइम को अपनी क्रिया का एक विशिष्ट पार्ट मिला होता है कि किसको क्या काम करना है, और एंजाइम उसी तरह से भोजन का पाचन करता है। सो यहाँ पर बेटा क्रियाकलाप 13.5 के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर अपने घर से कचरा एकत्र करना है। आपने क्रियाकलाप क्या करना है, अपने घर से कूड़ा इकट्ठा किया, फिर इसको पूरे दिन में उत्पन्न जितना भी कूड़ा कचरा है, जैसे रसोई का कूड़ा भी निकलता है, ठीक है, हमारा भोजन बच गया है, सब्जी बच गई है, छिलके हैं, चाय के अपशिष्ट होते हैं, पत्तियां हैं, दूध की कोई खाली थैली भी होती है, खाली डिब्बे, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने एकत्र कर लेनी है। फटे कपड़े, ठीक है, बबल पैक, पुराने फटे कपड़े, जूते, सब चीज़ें आपने इकट्ठी करी, रद्दी कागज़, दवा की खाली जो पैकेट्स होते हैं वो रख लिए। अब आपने क्या करना है, इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा देना है। ओके, विद्यालय में ले जाइए और एक बगीचे के गड्ढे में दबा दीजिए। अब ऐसा स्थान उपलब्ध ना हो तो इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी या गमले में रख दीजिए। ठीक है, पुरानी बाल्टी में आपने रख दिया और उसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर मोटी, मीन्स मिट्टी ज़्यादा डालनी है और इतनी मोटी पट्टी से आपने मिट्टी डालते हुए उसको कवर कर देना है। अब इसे नम रखना है, मीन्स थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना है बेटा, नम करना है उसको, बिल्कुल सूखा नहीं। अब 15 दिनों के अंतराल में इसका अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि वह कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय बाद भी अपवर्तित रहते हैं, ठीक है, वैसे ही बने रहते हैं, और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वरूप और संरचना में परिवर्तन आ गया है, कि चेंज हो गया, गल गए हैं, सड़ गए हैं, या फिर मिट्टी में बदल गए हैं। तो ये आप क्या देख रहे हैं, दोनों में बदलाव। तो यहाँ पर आपके पास, क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके की चीज़ें थी ना, तो आप इन पर देख पाएंगे कि इन बेस पर जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन आया है, उनमें कौन से पदार्थ अति शीघ्र परिवर्तित हुए हैं, सबसे ज़्यादा जल्दी किसमें चेंजेस आया है, वो आपने यहाँ पर नोट डाउन करना है। सो इसके पाचन और अपघटन की बात कर रहे थे बेटा, एंजाइम की हम, तो एंजाइम की जरूरत होती है क्योंकि ये विशिष्ट होते हैं, इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि एंजाइम है ना बेटा, एंजाइम अपना अपना विशिष्ट काम कर रहे हैं। कोयला खाया क्या वो पचा पाएगा? पचा भी दिया तो ऊर्जा मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार मानव निर्मित पदार्थ, जैसे हम प्लास्टिक, या मानव के द्वारा ही तो निर्मित है बेटा, प्लास्टिक की थैलियाँ बन रही है, प्लास्टिक के पैकेट्स आप देखते होंगे, प्लास्टिक के थैले हैं, प्लास्टिक के कोई खिलौने हैं, तो ये सब चीजें हैं, मानव निर्मित द्वारा है, मानव ने निर्माण किया है ना इसका, प्रकृति द्वारा तो नहीं है ये। तो इनसे क्या होगा, क्या हमें शक्ति देंगे हम खाएंगे? तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के जो अपघटक हैं, जीवाणु और दूसरे मृत जीवाणु द्वारा ही नहीं हो सकता। इन पदार्थों को भौतिक प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा या दाब का प्रभाव होता है, इसलिए एक लंबे समय तक ये पर्यावरण में बने ही रहते हैं, और लंबे समय बने रहने की वजह से वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको जैव निम्नीकरण कहते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो गए उनको जैव निम्नीकरण बोला जाता है। ओके,
और इसी बेस पर हम एक्टिविटी देखते हैं बेटा 13.6, जिसमें आपने क्या करना है, पुस्तकालय तथा इंटरनेट द्वारा जैव निम्नीकरण और जैव निम्नी मीन्स जैव और अजैव दोनों निम्नीकरण पदार्थों को उसमें इकट्ठा कर लेना है, मीन्स अलग अलग जानकारी आपने हासिल करनी है। अब जो अजैव निम्नीकरण होगा बेटा, उसके पदार्थ कितने समय तक पर्यावरण में एज इट इज बने रहे, बदले, क्या इनके रूप में चेंजेस आ गया। अब देखेंगे जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक उपलब्ध है, जैव में आपने क्या देखा, प्लास्टिक। अब क्या इसमें चेंजेस आया है, ये पर्यावरण को क्या हानि पहुंचा रहे हैं, क्या ये अगर पड़े रहते हैं तो किसी तरह का कोई हमें हानि नहीं पहुंचाते, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते, तो ये एक्टिविटी के थ्रू आप इनको समझते चलेंगे। अब इसी बेस पर बेटा एक्टिविटी के बेस पर और जो टॉपिक कवर कर रहे हैं हम, क्वेश्चन दिए गए। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण होते हैं। सेकंड है, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। और थर्ड है, ऐसे दो तरीके बताओ जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो इनके जरूर बेटा करने हैं आपने क्वेश्चंस कंप्लीट। सो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण जो चेंजेस नहीं होते, ठीक है, अजैव निम्नीकरण हो गए। अब ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं बेटा, ठीक है, क्रियाशील नहीं होते, अक्रिय हो गए, या लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। तो ऐसे पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। अजैव के अंदर सीधा आप प्लास्टिक को रख लो बेटा, ठीक है, तो प्लास्टिक पड़ा रहेगा, वो हमेशा पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, तो इसलिए वो लंबे समय तक वैसा ही पड़ा रहता है, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं आते। नेक्स्ट है बेटा, किसी भी नगर और कस्बे में अगर जाने से चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं तो कैसा लगता है आपको, क्या अच्छा लगेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बदबू भी आ जाती है, चीज़ें सड़ने गलने लग जाती है, जो खाद्य पदार्थ की चीज़ें होती हैं, खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई हैं, सब बुरा बुरा नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटान के उपायों के बारे में भी चर्चा की थी, तो अब उसको आइए आप गंभीरता से लेते हुए, ताकि हमारे आसपास गंद ना फैले, कचरा ना फैले। अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, सभी अपने आसपास रखने लगे जाएंगे, तो बेटा क्या होगा, पर्यावरण ऑटोमेटिक हमारा साफ सुथरा ही होगा। क्रियाकलाप 13.7 करते हैं बेटा। इस क्रियाकलाप में क्या करना है, आपको पता लगाना है कि घरों में उत्पादित कचरे का क्या होता है, जो घर से कचरा निकला उसका क्या करते हैं, और क्या किसी स्थान से इसे एकत्र करना कोई प्रबंध है, क्या कोई इकट्ठा करता है, सभी जगह इकट्ठा हो जाता है, कोई प्रबंध है इसका प्रॉपर तरीके से, कहाँ पर जा रहा है कचरा, क्या हो रहा है उसका, ये प्रॉपर आपने पता करना है। फिर आपने पता लगाना है बेटा, जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका है, आवास कल्याण समिति है, तो इनके द्वारा अगर कचरे का निपटान कैसे किया जा रहा है, क्या वहाँ अजैव अपघटित और अजैव अपघटित कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था है, क्योंकि साथ में रखने से तो आपको नहीं बेटा नहीं जमेगा ना, साथ में तो आप रख ही नहीं सकते, अजैव अलग रखना पड़ेगा और जैव अलग रखना पड़ेगा, ताकि आप उनको अच्छे से जहां पर डिकम्पोज हो पाए तो वहां से उनको कर पाएंगे, ठीक है। तो कहां पर किस तरह से उनको निपटारा करना है, और इन जो आपके लिए यूजफुल नहीं है उस कचरे को किस तरह से आपने इसको चेंज करना है लगवे में। गणना करनी है बेटा, एक दिन में घर से कितना कचरा उत्पादित होता है ये देखना है, इसमें से कितना कचरा जैव निम्नीकरण निकला है, और कक्षा में आपने क्या करना है बेटा, प्रतिदिन कितना कचरा उत्पादित होता है वो भी देखना है। फिर इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरण है, अजैव जैव सब देखना है, और इसके निपटान के उपाय भी सुझाने कि कैसे इस कचरे को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको बदल सकते हैं अपने यूजफुल वे में। नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा क्रियाकलाप 13.8। इसके अंदर आपने पता लगाना है कि आपके क्षेत्र में मल व्ययन की क्या व्यवस्था है, क्या वहां से इस बात का प्रबंध है कि स्थानीय जलाशय और जल के अन्य स्रोत अनउपचारित वाहित जल से या मल से प्रभावित ना हो। और सेकंड है बेटा, अगर आपके क्षेत्र में पता लग जाए कि स्थानीय उद्योग अपने अपशिष्ट जो कूड़ा कचरा है वहां से निकलने वाला अपशिष्ट है, तरल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या प्रबंधन है, और ये भी सुनिश्चित करना है इस पदार्थों से भूमि और जल का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ये भी साथ में ध्यान रखना है। सो हमारी जीवन शैली में बेटा सुधार के लिए क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कचरा निकल रहा है उसकी मात्रा ज्यादा ना बढ़ाई जाए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। पहले तो ये बंदिश रखें कि हम कचरा कम से कम निकालें अपने घरों से, ठीक है, ज़्यादा ना बढ़े जिसकी वजह से, और जो निकल रहा है उसका हमारे घर में ही हमें सॉल्यूशन मिल जाए वो और बेस्ट है। अगर वो फिर भी थोड़ा बहुत मात्रा में हमारा कचरा बाहर भी जा रहा है, क्या वो सही जगह उपयोग हो रहा है, क्या सही जगह जा रहा है जिससे
हमारा पर्यावरण और दूषित तो नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में जो प्रोज्य निर्वर्तनीय वस्तुएं होती हैं उनको प्रयोग कैसे करना है, पैकेजिंग के तरीके में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो ये सब चीज़ें आप पर्यावरण के प्रभाव को देखते हुए और उसको अच्छे से एक चिन्हित रूप में देते हुए उसमें बदलाव क्या अच्छे से किया जा सका है वो विचार भी अपनी क्लास के आगे, अपनी टीचर के आगे प्रस्तुत कर सकते हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा, इस पर विचार कीजिए। किस पर विचार करना है कि रेलगाड़ियों में प्रयोज्य या निवर्तनीय कप क्या होता है। ठीक है, रेलगाड़ियों में प्रयोज्य कप क्या होता है। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे कि मैम ये क्या है, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, तो वो क्या बताने वाले हैं कि जो संभवतः है उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलासों में दी जाती है बेटा। ठीक है, रेलगाड़ियों में कैसे कांच के गिलासों में दी जाती थी पहले, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे, चाय पिया और उनको वापस कर दिए। किसी चाय के ठेले पे भी ऐसे ही होता है नॉर्मली। सो यहाँ पर क्या होता था बेटा, डिपोजेबल कप जो होते हैं जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ऐसे कप या गिलास का उपयोग इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हैं। क्या बोला गया कि नहीं काफ़ी स्वच्छ है, साफ है, किसी के द्वारा पिया भी नहीं गया इससे, तो इसलिए साफ सुथरे रहते हैं, हाइजीन के लिए भी अच्छे हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लग गई। सो अब ये प्रतिदिन लाखों की संख्या में यूज हो रहे बेटा ये कप, और अब इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ने लग गया है कि ये क्या होता है, धीरे धीरे हमने जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ थे जो हमारे लिए सही में यूजफुल थे, हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। क्योंकि पहले कुल्हड़ वगैरह में मिट्टी के पात्रों के विकल्प के रूप में इसको यूज़ करने लग गए थे। तो जो कुल्हड़ होती है बेटा वो तो मिट्टी से बनी होती है, तो वो और ज़्यादा बेस्ट होती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने किसको, कागज़ के डिकम्पोज को यूज़ करना शुरू कर दिया, और इसका इस्तेमाल कैसे होने लग गया, प्लास्टिक कप की अपेक्षा हम कागज़ के डिकम्पोज कप का इस्तेमाल करने से क्या लाभ है ये भी देखना है। क्योंकि धीरे धीरे पहले सबसे पहले क्या हुआ था, प्लास्टिक के रूप में आए थे बेटा। प्लास्टिक तो हमें वैसे ही पता है हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है। तो अब हमने इसके रिप्लेसमेंट के लिए कुछ सोचना भी चाहिए कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं और कैसे इसको चेंज करें कि सभी को इसका एक यूजफुल परिणाम मिल सके और एक अल्टरनेटिव के रूप में लोग इसको यूज कर पाए। नेक्स्ट क्रियाकलाप है बेटा 13.9, जिसके अंदर आपने क्या करना है, पता लगाना है इंटरनेट और पुस्तकालय की सहायता से कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के समय किन खतरनाक वस्तुओं से आपको सुरक्षा पूर्वक छुटकारा पाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के समय ऐसी कौन कौन सी खतरनाक वस्तुएं हैं जिनका आप सुरक्षा पूर्वक रूप से छुटकारा पा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, और ये पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित भी करते हैं, क्या इम्पैक्ट डालते हैं। साथ में आपने पता लगाना है बेटा कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस प्रकार होता है। अगर प्लास्टिक को दोबारा से ठीक है रीयूज किया जाए तो कैसे रीयूज कर सकते हैं, क्या प्लास्टिक के पुनः चक्रण से पर्यावरण पर कोई समाघात होगा, क्या गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ भी आप एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। सो इसी बेस पर बेटा क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। नेक्स्ट है बेटा, क्या आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो अगर दे सकते हैं कोई भी 2 तरीके का आप वर्णन करेंगे इस आंसर के अंदर बेटा। नेक्स्ट है बेटा, आपने सीखा क्या इस चैप्टर से, यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। सबसे पहले पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्य आश्रित होते हैं, मीन्स एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सेकंड है बेटा, उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। थर्ड है, जब हम एक पोषी स्तर से बेटा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। ये आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों को सीमित कर देता है। नेक्स्ट है, मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर समाघात होता है। मानव की गतिविधियां जो होती है ना बेटा एक्टिविटी, तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान भी देती हैं। CFCs जो रसायन होते हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों UV विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती हैं और इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है बेटा, हमारे द्वारा जो उत्पादित कचरा होता है उसके जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण भी हो सकता है, और साथ में हमारे द्वारा जो उत्पादित कचरे का निपटान है एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तो कचरे का निपटान किस हम बेस्ट वे में कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, और जो भी आपके आइडियाज होते हैं वो भी शेयर कर सकते हो अपनी क्लास में। नेक्स्ट है बेटा, अभ्यास
सो अभ्यास के अंदर हम देख लेते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण घास, पुष्प और चमड़ा में है, या फिर घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक के अंदर है। सो नेक्स्ट है बेटा, फलों के छिलके, केक और नींबू के रस में है, या नेक्स्ट केक, लकड़ी एवं घास में पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, खुद से कंप्लीट करने हैं आपको। पूरा चैप्टर अगर आपने डिटेलिंग के साथ समझा है तो आप इजीली कर पाओगे और खुद एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? घास, गेहूं तथा आम करते हैं, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, या फिर घास, मछली तथा बकरी। ये आपने खुद से कंप्लीट करना है। सिर्फ यही नहीं है अभ्यास में बेटा, और भी क्वेश्चंस होंगे तो आपने सारे सॉर्ट आउट करने हैं, अच्छे से सॉल्व करने हैं। आपने नोट्स बनाते हुए चलना है, कंप्लीट चैप्टर को थोरोली रीड आउट करते हुए 2-3 बार समझते हुए देन यू हैव टू मेक द नोट्स, और फिर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम की। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।